हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका इर्धरसीस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। जैसे कि अब आपके पास में 4 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। मतलब अगर हम देखें तो हमारे पास अप्रोक्स 110 दिन बचे हुए हैं। कितने हैं? 110 दिन बचे हुए हैं। अब आपको पता है कि बारिश का टाइम आने वाला है। बारिश जैसे ही आता है वैसे ही हमारे यहाँ त्योहार शुरू हो जाते हैं। त्योहार शुरू हो जाएंगे तो कंटिन्यू त्योहार रहेंगे आपके सितंबर माह तक। तो हम लगभग 20 त्योहार भी मानते हैं, तो 20 दिन आपके बर्बाद होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है मौसा आ जाए, फूफा आ जाए, ताऊ आ जाए, कोई ना कोई आएगा। तो ठीक है, आप भी बोलोगे थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, तो हमारा लगभग 15 से 20 दिन वहां पे बर्बाद होने वाला है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि हमारे पास गिन के 90 दिन बचे हुए हैं। ये 90 दिन में ही आपको अच्छे से तैयार करना है। देखिए, 90 दिन भी बहुत टाइम होता है। कब बहुत होता है? जब आप चीजें पहले आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ डाला है। अगर आप थ्योरी पढ़ डाले हैं तो भी आपका सारा चीज नहीं हो पाएगा। थ्योरी पढ़ने के बाद में जो दूसरी हमारी सीढ़ी होती है वो होती है कि आप इसे अच्छे से रिवीजन कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए अब आप सिस्टमैटिक तैयारी करिए। लोगों के बहकावे में मत आइए। अगर अभी तक आपने कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था कि नहीं यार हम कोचिंग नहीं ज्वाइन किए थे, लेट हो गया, अब हम जाके दूसरी नई नई बुक खरीदते हैं, नया कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ये सारी चीजें अगर आप सोच रहे होंगे तो ये सब मत करिए। आपने जो भी चीजें पढ़ी है, जहां से भी पढ़ी है, हो सकता है आप इतिहास पढ़ डाले हो सकता है आप भूगोल पढ़ डाले हो सकता है आप छत्तीसगढ़ पहले अच्छे से पढ़ डाले हो। अगर आपने जहां से भी पढ़ा, जो भी पढ़ा, उसको अब आप रिवीजन करने पे फोकस करिए। चाहे वो इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, हर चीजों को अब आप अच्छे से रिवीजन करिए। अच्छे से रिवीजन करने का मतलब चीजें जो भी आपके नोट्स में है वो आपको याद होनी चाहिए। बस इतना ही होता है अच्छा रिवीजन करना। ठीक है, ये आप कर डाले हैं। अगर आप इतना कर डाले हैं तो आपके पास में टारगेट 90 डे सीरीज है ना, प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा टारगेट 90 डे सीरीज। इससे आप क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, यहां पे हमने एक्सप्लेन भी किया है चीजों को, तो आपको कुछ फैक्ट भी मिलेंगे, साथ में आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। वहां से आप प्रैक्टिस करिए। सारे सब्जेक्ट वहां पे कराए गए हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। आपके पास में अंतिम प्रहार अभी चल ही रहा है। साथ में आपको हमने यहाँ पे टेस्ट पेपर भी, अभी हमने जो टेस्ट लिया था तो अप्रॉक्स हमने आपको टोटल 40 टेस्ट के आसपास में दिए हैं। 40 टेस्ट मतलब 4000 क्वेश्चन। 4000 यहाँ से क्वेश्चन, अंतिम प्रहार की क्वेश्चन, टारगेट 90 डे सीरीज की क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन की भरमार है। ठीक है, हो सकता है आपके पास में 6 से 7 हजार के आसपास में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इतने क्वेश्चन है आपके पास में। आपने पहले थ्योरी पढ़ डाला है। अगर आप केवल और केवल इतनी चीजों को ही कवर कर लेते हैं, यकीन मानिए सिलेक्शन लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे कि हम अंतिम प्रहार देख रहे थे, अंतिम प्रहार में ये हमारा जो टेस्ट है वो है 13वें क्रम का। कौन से? 13वें क्रम का। इसमें हमने आपको टॉपिक दिया था। टॉपिक के नाम क्या थे? देखिए, लोक कला, छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति में जो भी चीजें आती हैं, चाहे कि वो लोकगीत हो, लोक नृत्य हो, नाट्य हो, नाट्य मतलब नाटक, त्योहार हो, आभूषण, व्यंजन, मेला, वाद्य यंत्र और चित्रकला, सारी चीजों को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? लोक कला और संस्कृति बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं और लेटेस्ट में तो और भी ज्यादा पूछे आ रहे हैं कि हम अपने लोकल जो हमारी संस्कृति है, हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा क्या करती है, तो यहाँ पे इनको प्रोग्रेस मतलब वो चाहती है कि चीजें और अच्छी से डेवलप हो, है ना, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं और मिलेंगे। अब देखिए, आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो टोटल है हमारे पास में 32 क्वेश्चन। कितने? 32 क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 25 प्लस क्वेश्चन, कितने? 25 प्लस क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे राइट करते हैं, मतलब आपकी तैयारी बहुत शानदार हो चुकी है। अगर आप 20 से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, थोड़ी और सुधार कर सकते हैं। इससे कम है तो आपको अभी मेहनत करने की जरूरत है। चलिए चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पंथी गीत के प्रमुख वाद्य यंत्र। कोई दो आपको बताना है जो हम पंथी गीत गाते हैं उस टाइम पे कौन से वाद्य यंत्र यूज करते हैं।
बताइए। देखिए यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो अब आप यहाँ पे थोड़ा से घबरा जाएंगे, क्या हो सकता है। देखिए ये हमारे यहाँ पे कुछ यूनिक आपको दिख रहा है, ठीक है। लोग ऑप्शन दे देंगे फिर बताएंगे, आप वहाँ पे तुक्का मार देंगे, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कैसी तैयारी है, इसलिए हमने ऑप्शन नहीं रखा है। कभी कभी हम ऑप्शन भी देते हैं। बताइए पंथी गीत के दो प्रमुख वाद्य यंत्र। अगर आपको एक पता है तो आप एक नंबर ऐड कर लेंगे, अगर आपको दोनों दो पता है तो आप दो नंबर। चलिए, एक है मांदर और दूसरा है झांझ। क्या है? झांझ। ठीक है, अगर आप ये आपको पता था, आपके दो नंबर यहाँ पे बन गए। कितने क्वेश्चन? 32 क्वेश्चन में आपके दो नंबर ये बन जाएंगे। फिर बताइए चंदैनी गीत के प्रमुख गीतकार का नाम। कौन से चंदैनी गीत के प्रमुख गीतकार का नाम बता दीजिए। क्या है सही जवाब इसका? चिंता दास। क्या है? चिंता दास। चलिए चौथा क्वेश्चन, पंडवानी की वेदमती जो शैली होती है उसके 3 कलाकारों के नाम आपको लिखना है। ठीक है, देखिए पंडवानी की 2 शैली होती है, एक होती है वेदमती शैली, एक होती है कापालिक शैली। आपको जो वेदमती शैली होती है उनके 3 कलाकारों के नाम यहां पे आपको बता रहे हैं। बताइए बताइए। चलिए, एक हो गए झाड़ू राम जी। कौन? झाड़ू, यहां पे झाड़ू राम है ना। दूसरा हो जाएंगे पूना राम निषाद। कौन? पूना राम निषाद जी। और तीसरे हो जाएंगे रितु वर्मा। कौन? रितु वर्मा। ये 3 लोग हो जाएंगे। कौन? वेदमती शैली की। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कापालिक शैली की बताइए, ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि झाड़ू राम देवांगन कौन सी शैली के कलाकार थे पंडवानी, है ना, पंडवानी में। या फिर पूनाराम का पूछ लेगा या ऋतु वर्मा कौन सी शैली के थे, तो आपको याद रखना है वेदमती। अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि कापालिक की बता दीजिए तो आप क्या बोलेंगे? उषा बारले। कौन? उषा बारले। शांतिबाई। कौन? शांतिबाई। और थर्ड जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी तीजन बाई। कौन? तीजन बाई। तो ये आपको याद रखना ही है, कंपलसरी है, आपको याद होना ही चाहिए, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तो वेदमती शैली के 3 और कापालिक शैली के 3 ये आपको याद रहने चाहिए। फिर बताइए पंथी गीत के प्रमुख गीतकार का नाम। कौन से पंथी गीत के प्रमुख गीतकार का नाम? इसका सही जवाब हो जाएगा देवदास बंजारे। कौन? देवदास बंजारे जी पंथी गीत के प्रमुख गीतकार हैं। फिर देखिए 8वां क्वेश्चन, भरथरी गीत की प्रमुख गायिका का नाम बताइए। भरथरी गीत, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुरुजबाई खांडे। क्या? सुरुजबाई खांडे जी। उसके बाद दुख के अवसर पर गाया जाने वाले गीत का नाम बताइए। जब दुख होता है उस टाइम पे कौन से गीत को गाते हैं? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही जवाब क्या हो जाएगा? बांस। बांस गीत, इसे हम क्या बोलते हैं? करुण गीत बोलते हैं। ठीक है, तो बांस गीत। उसके बाद देखिए भिक्षा मांगते समय देवार जाति की महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत का नाम क्या है? क्या? देखिए देवार जाति की महिलाएं जब भिक्षा मांगती हैं उस टाइम पे कौन से गीत गाती हैं बताइए। अगर आपने देवार गीत बोला तो भी सही है। क्या? देवार गीत। और अगर आपने इस गीत को बीरम गीत बोला तो भी सही है। ठीक है, तो बीरम गीत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीरम गीत या देवार गीत। उसके बाद बारात के स्वागत के समय गाया जाने वाले गीत का नाम क्या है? बारात आती है उस टाइम पे स्वागत किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको बारात आ रही है और आपको चप्पल से मारा जाएगा। स्वागत किया जाता है। जब स्वागत किया जाता है उस टाइम पे कौन सा गीत गाया जाता है? उसे हम बोलते हैं परघौनी। क्या? परघौनी गीत। ठीक है, और भड़ौनी गीत कब गाया जाता है बताइए बताइए। भड़ौनी गीत, भड़ौनी गीत हमने आपको पढ़ाया है।
भड़ौनी गीत कब गाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। भड़ौनी गीत हम कब गाते हैं। राउत नाचा में जानवरों के गले में बांधा जाने वाला सुहई किससे बना होता है। दो चीजों से बना होता है, आपको बताना है, एक भी बता देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। राउत नाचा जब होता है उस टाइम पे जानवरों के गले में बांधा जाने वाला जो सुहई होता है, वो सुहई किससे बना होता है। आजकल जो हमारे एग्जामिनर है वो कुछ भी पूछ लेता है, तो कभी कभी ये सारी चीजों के लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। तो किससे बना होता है, एक होता है मोर का पंख, क्या, मोर का पंख, दूसरा होता है पलाश, ये दोनों से मिलके बना होता है सुहई। राउत महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है, क्या, जो राउत महोत्सव होता है उसका आयोजन किस माह में होता है। कौन से, ज्येष्ठ माह में, गलत, कार्तिक माह, क्या, कार्तिक माह, ठीक है, कार्तिक माह में होता है। राउत महोत्सव कब शुरू हुआ था, पहली बार 1978 में शुरू हुआ था। कहां पे आयोजन होता है, बिलासपुर में, कहां पे, बिलासपुर में राउत महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रथम नाचा पार्टी का नाम बताइए। छत्तीसगढ़ की प्रथम नाचा पार्टी, बताइए बताइए बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा रवेली नाचा पार्टी, क्या, रवेली नाचा पार्टी, ठीक है। अब बताइए कि जो प्रथम नाचा पार्टी थी जिसे हम बोलते हैं रवेली नाचा पार्टी, इसके संस्थापक कौन। इसके संस्थापक का नाम क्या है, दाऊ दुलार सिंह, क्या नाम है, दाऊ दुलार सिंह, दुलार सिंह, ठीक है। देखिए इसके पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें बहुत घुमाएगा, तो एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि कार्तिक माह में भी कब, तो कार्तिक माह में देव उठनी एकादशी के दिन, कब, देव उठनी एकादशी, एकादशी के दिन में हम मनाते हैं, ठीक है, राउत महोत्सव। चलिए अगला क्वेश्चन, सोनहा बिहान नाचा पार्टी के संस्थापक कौन। सोनहा बिहान नाचा पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए, क्या नाम है। सही जवाब दाऊ महासिंह चंद्राकर, दाऊ महासिंह चंद्राकर। अगला क्वेश्चन है, तीजा, बहुरा चौथ और भोजली विसर्जन हम किस माह में मनाते हैं। ये देखिए त्योहार हैं, कौन कौन से, तीजा त्योहार है, बहुरा चौथ है, भोजली विसर्जन। ये जो त्योहार है हम लोग कौन से माह में मनाते हैं, आपको बताना है माह का नाम। माह का नाम जब आप बताएंगे तो आप अंग्रेजी में नहीं बताएंगे, आप हिंदी में बताएंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा एग्जामिनर है वो हिंदी में पूछता है ना। आपको जनवरी फरवरी ये सब नहीं बताना, हिंदी में बताना है। तो तीजा, बहुरा चौथ और जो भोजली विसर्जन है वो कौन से माह में, तो भादो माह में, कौन से, भादो माह में ये मनाते हैं हम लोग इस पर्व को, ये तीनों पर्व को। फिर आपको बताना है अक्ति, क्या, अक्ति या अक्षय तृतीया किस माह में हम मनाते हैं, क्या, अक्ति या अक्षय तृतीया हम किस माह में मनाते हैं। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा बैसाख माह में, कौन से माह में, बैसाख माह में। और बैसाख माह में देखिए जो भी माह होते हैं उसमें दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष हम किसे बोलते हैं, जब हमारे यहाँ अंधेरा हुआ करता है, काला, है ना, अंधेरा हुआ करता है ना। और जब उजाला होता है, आप देखेंगे जो द्वितीय रोशनी होती है, उसे हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। तो बैसाख शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, कौन सा, अक्ति या अक्षय तृतीया। उसके बाद देखिए, उसके बाद छेरछेरा पर्व किस माह में मनाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा पौष माह, कौन से माह में, पौष माह में। फिर आप बताइए कि खिनवा कहां पहनते हैं, क्या, खिनवा कहां पे पहनते हैं।
इसका सही जवाब हो जाएगा कान में पहनते हैं। कहां पे? कान में। केयूर कहां पे पहनते हैं? सही जवाब, केयूर हम लोग बाह में पहनते हैं। कहां पे? बाह में। उसके बाद बेसर कहां पहनते हैं? बेसर कहां पहनते हैं? नाक में। कहां पे? नाक में। उसके बाद पीड़िया किससे बनता है? पीड़िया जो है वो पीड़िया जो हमारा क्या है यहाँ पे, यहाँ का व्यंजन है एक। तो ये जो पीड़िया है वो बनता किससे किससे है? बताइए बताइए, पीड़िया किससे बनता है? चावल, आटा और शक्कर से मिला के, चावल, आटा और शक्कर से मिला के क्या बनता है? तो पीड़िया बनता है। बोबरा किससे बनता है? बताइए, बोबरा किससे बनता है? बोबरा बनता है गेहूं आटा से। किससे? गेहूं आटा। और गेहूं आटा में आप शक्कर या गुड़ कुछ भी मिला दीजिए, चाहे शक्कर मिलाइए चाहे गुड़ मिलाइए। ठीक है, तो गेहूं आटा में शक्कर या गुड़ मिलाने से बोबरा बनता है। और पीड़िया आपको हमने यहां बताया। ठेठरी किससे बनता है? ठेठरी आपने जरूर खाया होगा, आपको पता भी होगा किससे? चना बेसन से। चना बेसन। उसके बाद कर्णेश्वर महादेव का मेला किस जिले में लगता है? कर्णेश्वर महादेव का मंदिर कहां पे है? अगर आपको ये पता चल जाएगा तो मेला भी पता चल जाएगा। कर्णेश्वर महादेव का मेला कहां पे लगता है? कौन से जिले में? तो धमतरी जिले में। कौन से? धमतरी जिले में। रामाराम मेला कौन से जिले में लगता है? कौन से जिले में? सुकमा जिले में। फागुन मड़ई मेला कौन से जिले में लगता है? आप ये बताइए। आप बोलेंगे नारायणपुर, तो आप गलत हो जाएंगे। ये होगा कहां पे? तो कोंडागांव। मड़ई मेला, मड़ई महोत्सव तो नारायणपुर। अगर आपसे पूछेगा कि फागुन मड़ई मेला, तो आप बोलेंगे कोंडागांव। क्या बोलेंगे? कोंडागांव। उसके बाद चंपारण का मेला किस तिथि को लगता है? ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो चंपारण का जो मेला है वो किस तिथि को लगता है, आपको ये बताना है। घुमाने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा पौष पूर्णिमा। क्या? जो पौष माह होता है, और पौष माह में भी जो पौष पूर्णिमा होता है, पौष पूर्णिमा के दिन में ये लगता है। खल्लारी का मेला किस तिथि को लगता है, आप ये बताएंगे। खल्लारी कौन से जिले में है? तो बोलेंगे ये तो महासमुंद में है। अब चलिए आप ये बताइए कि जो खल्लारी का मेला है वो कौन सी तिथि को लगता है? ये रामनवमी। क्या? रामनवमी। और कौन सी रामनवमी? तो चैत्र की रामनवमी। जो चैत्र माह में रामनवमी आती है उसमें ये खल्लारी का मेला लगता है। राजिम का पुन्नी मेला कब से कब तक चलता है, आप ये बताइए। राजिम का पुन्नी मेला, अगर आपसे यहीं पे कोई पूछ ले कि शिवरी नारायण का जो मेला है, ठीक है, वो कब से कब तक, तो बात एक ही है। चाहे राजिम का पुन्नी मेला बोलिए चाहे शिवरी नारायण, जगह अलग अलग है लेकिन इनका जो टाइम है वो टाइम सेम है। कब से कब तक? तो ये माघ पूर्णिमा। कब? माघ पूर्णिमा से लेके महाशिवरात्रि तक। कब तक? महाशिवरात्रि तक। देखिए यहाँ पे हमने आपको भी बताया जब क्लास स्टार्ट हो रही थी, कंटिन्यू त्योहार आएंगे। देखिए त्योहार चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फाग गीतों के गायन में प्रयुक्त वाद्य यंत्र का नाम बताइए। जो फाग गीत होते हैं उसमें कौन से वाद्य यंत्र का हम यूज करते हैं? सही जवाब क्या हो जाएगा? नगाड़ा बजा। क्या? नगाड़ा। नगाड़ा का हम लोग यूज करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हमने आपको बता दिया, थ्योरी हमने आपको पढ़ा दी है। अब आपकी जिम्मेदारी है आप चीज़ों को याद कैसे करते हैं। आप ट्रिक बनाइए, आप चीज़ों को बार बार रिवीजन करिए जब आपका मन करता है। हो सकता है कि आपको सुबह का टाइम बहुत अच्छा लगे, सुबह आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपको शाम को लगता है कि हाँ शाम को हमारे दिमाग में चीज़ें ज़्यादा अच्छी जाती हैं, शाम को पढ़िए। लेकिन आपको पढ़ना है फिर उसके साथ में रिवीजन करना है। दो चीज़ों को अगर आप अपना हथियार समझ लेंगे, डेफिनेटली आप बहुत आसानी से एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। धन्यवाद।